धर्मांतरण करने के बाद हिंदू केवल हिंदुओं का दुश्मन नहीं होता बल्कि देश का भी दुश्मन हो जाता है। ये डॉक्टर शाहीन जो हापुड़ और सहारनपुर में आतंकवादी अड्डा खोलना चाह रही थी, ये 10वीं और 12वीं में इसने टॉप किया था लखनऊ में। उसके बाद इसने प्रयाग से सरकार गवर्नमेंट कॉलेज से इसने एमबीबीएस किया, कानपुर से इसने गवर्नमेंट कॉलेज से इसने पीजी किया, गवर्नमेंट डॉक्टर हो गई, बाकायदा टीचर प्रोफेसर हो चुकी थी। इसके बावजूद ये भारत को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर रही थी, जैसे मोहम्मद के लिए काम कर रही थी, महिलाओं का आतंकवादी दस्ता बनाना चाह रही थी। और हापुड़ और सहारनपुर में तो बाकायदा इसने आतंकवादी कैंप के लिए पूरी जगह भी ढूंढ लिया था। इसके अलावा ये अमरोहा में, मुरादाबाद में, संभल में, बिजनौर में, सहारनपुर में, हापुड़ में जगह जगह जाके महिलाओं की सभा भी कर लिया था, महिलाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था, महिलाओं को बाकायदा फिरंगी कहते नहीं आत्मघाती दस्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। जहाँ जहाँ ये आतंकवादी अड्डा खोल रही थी वहाँ पे बाकायदा मदरसे के बोर्ड भी लगा दिए गए थे, वहाँ पे दवाखाना का बोर्ड लगा दिया गया था, जिससे बाहर के लोगों को पता चले यहाँ तो महिलाओं को शिक्षा दी जाती है और महिलाओं का इलाज चलता है। मोबाइल जैमर लगा दिए गए थे, जिससे इसकी बात कोई ट्रैप न कर पाए। इसको जो फंडिंग हो रही थी वो विदेशों से हवाला के जरिए हो रही थी। इसके अलावा यहाँ भारत के अंदर जो नकली दवाओं का कारोबार करते हैं वो भी फंडिंग कर रहे थे, जो ड्रग स्मगलर हैं वो भी इसको फंडिंग कर रहे थे। इसके एनजीओ को विदेशों से एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही थी और इसका मंसूबा था भारत में फिदायीन हमला करना, महिलाओं को आत्मघाती दस्ता बना के उनको जगह जगह अलग अलग शहरों में जाके बम विस्फोट करवाना। सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि जैसे ही हिंदू कन्वर्ट हो जाता है वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है, जैसे ही हिंदू कन्वर्ट हो जाता है वो भारत से नफरत करने लगता है, भारत की संस्कृति से नफरत करने लगता है, भारत के देवी देवताओं से नफरत करने लगता है, भारत के त्योहारों से नफरत करने लगता है। ऐसा उसको क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा उसको क्या सिखाया जाता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो 10वीं में टॉपर थी, 12वीं में टॉपर थी, एमबीबीएस किया, पीजी किया, उसके बाद गायनोलॉजिस्ट बनी, डॉक्टर बनी, बहुत सारे काफ़ी समय तक इसने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया और वो जैसे मोहम्मद के लिए काम करने लग गई। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो डॉक्टर शाहीन थी ये अनपढ़ थी, अनाड़ी थी, गंवार थी। हम ये भी नहीं कह सकते थे नहीं छोटा मोटा काम करती थी, 10वीं 12वीं में पढ़ी हुई थी। ये तो बाकायदा पीजी थी। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होता, मंदिर मस्जिद एक समान नहीं होता, अजान और भजन एक समान नहीं होता, गुरुकुल और मदरसा एक समान नहीं होता। इसमें अंतर है, लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले आज तक इसी गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि नहीं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान, अजान और भजन एक समान, सारे मजहब एक समान, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एक समान, सभी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है। ये गलतफहमी आज भी संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को है। ये जो शाहीन है ये बुनकर थी, यानी आज की डेट में कहें तो आपके वाराणसी में, प्रयाग में, आजमगढ़ में, मिर्ज़ापुर में, भदोही में, लखनऊ में बहुत बड़ी मात्रा में बुनकर हिंदू हैं। और वो जो बुनकर हैं उनको कुछ एरिया में SC ST का दर्जा मिला हुआ है, कुछ एरिया में OBC का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर शाहीन कन्वर्ट नहीं हुई होती, इसके पूर्वज कन्वर्ट नहीं हुए होते तो ये भी हिंदू रहते। अगर हिंदू होते तो आतंकवादी नहीं बनती। और आज के 7 पीढ़ी पहले ये शाहीन भी हिंदू थी, इसके जो दादा परदादा थे वो भी बुनकर थे। मुगलों के समय में जो बुनकर थे उनको जुलाहा कहा जाने लग गया, जो कन्वर्ट हो गए उनको जुलाहा नाम दे दिया गया। बात वही है, बुनकर शब्द को फारसी में जुलाहा कहते हैं। तो जब मुगलों के समय में ये कन्वर्ट हुए तो जो हिंदू बुनकर कन्वर्ट हो गए उनको जुलाहा कहने लग गए, और जुलाहा कहते कहते बाद में उनको अंसारी कहा जाने लग गया। तो ये जितने अंसारी हैं आपके खासतौर पे पूर्वांचल में, लखनऊ में, गोरखपुर में, आपके अयोध्या में, आपके प्रयाग में, वाराणसी में, सबके सब हिंदू हुआ करते थे। इसके भी पूर्वज हिंदू में थे, लेकिन कन्वर्ट हो गई तो देश के साथ गद्दारी, देश के साथ मक्कारी, देशद्रोह, बम ब्लास्ट, आत्मघाती दस्ता, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत, भारत के त्योहारों से नफरत, भारत की संस्कृति से नफरत, सब कुछ शुरू हो गया। ये तो हो गई समस्या। समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन और वजीफा क्यों चल रहा है, जब मुगल चले गए तो यहाँ मदरसा क्यों चल रहा है, जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया फिर ये मुस्लिम लॉ क्यों चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू क्यों नहीं हो रहा है, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो
चुका है, तो फिर मदरसा और मिशनरी स्कूल बंद करके, मॉन्टेसरी स्कूल बंद करके भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? समान शिक्षा लागू क्यों नहीं लिया जा रहा है? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, 10वीं 12वीं तक सब बच्चे एक किताब पढ़े, एक जैसा पढ़े, ब्रेन वॉश करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि उसके बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि शाहीन तो 10वीं 12वीं करके उसके बाद MBBS करके MD करके ब्रेन वॉश हो गई, लेकिन कम से कम फाउंडेशन तो मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, वो आज तक 40 लाख जमीन वापस नहीं लिया गया। जो 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च ऑफ मिशनरीज का कब्जा था, वो भी आज तक लिया नहीं गया। तो इन जमीनों को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उन जमीनों से जो पैसा आ रहा है वो पैसा इनके काम आ रहा है। ये चाहे वो डॉक्टर शाहीन है या बाकी और अलगाववादी संगठन, उनको सबसे बड़ी फंडिंग होती है जो यहाँ के ड्रग स्मगलर हैं, जो ड्रग का कारोबार करते हैं। तो जब तक नशा नहीं रुकेगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी तो आतंकवाद अलगाववाद नहीं रुकेगा। नकली दवाओं के कारोबार से जो पैसा आता है उससे अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों की फंडिंग होती है। तो जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा, नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा, नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा, इनकी फंडिंग नहीं रुकेगी, फिर ये अपना काम करते रहेंगे। इनकी अगर कमर तोड़ना है तो 2010 में बने FCRA कानून को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कानून इसलिए बनाया था जिससे जिहादियों, माओवादियों, नक्सलियों, आतंकवादियों को फंडिंग होती रहे। कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस सत्ता से चली गई, लेकिन कांग्रेस का कानून खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं FCRA कानून खत्म करिए, जिससे विदेशी फंडिंग बंद हो जाए। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है। जो बैंकें विदेशों में हैं, उनकी ब्रांचेज भारत में है, उनके जरिए फंडिंग हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि 1949 का जो बैंकिंग एक्ट हमने बदला नहीं, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं किया है। तो अगर आतंकवाद, अलगाववाद खत्म करना सबसे पहले इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। फंडिंग रोकने के लिए मैंने पहले कहा FCRA खत्म करिए, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए, हवाला कारोबार के जरिए इनकी जो फंडिंग हो रही है तो हवाला कारोबार रोकिए। हवाला कारोबार तभी बंद होगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलेगा, हवाला कारोबारियों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा, तब जाके हवाला कारोबार बंद होगा, तब जाके अलगाववाद रुकेगा। अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों की काले धन से फंडिंग होती है, वो तभी रुकेगा जब 1000 रुपए की 1000 के ऊपर कैश लेन देन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। जिसके पास भी ब्लैक मनी पाया जाए, जिसके पास भी ब्लैक मनी के जरिए जो फंडिंग कर रहा हो, उसको फांसी देने के लिए कानून बनाए, तब आतंकवाद, अलगाववाद रुकेगा। आतंकवाद, अलगाववाद रोकना है, बेनामी ट्रांजैक्शन पे रोक लगाना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, 10,000 रुपये से महंगे सामान के प्रत्येक लेन देन पे, कोई भी सामान जो 10,000 से महंगा है, अगर उसकी खरीद और बिक्री हो रही है तो उस पे आधार मैंडेटरी कर दिया जाए, उसको आधार से लिंक कर दिया जाए। और जो बेनामी लेन देन करे, जो दूसरे का आधार उपयोग करके करे, किसी और के नाम पे लेन देन करे, ऐसे लोगों को फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। तब बेनामी लेन देन रुकेगा, तब जाके आतंकवाद रुकेगा। सबसे बड़ी बात, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, इस तभी रुकेगा जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा, जैसा चीन में है। देश में चूंकि पुलिस सत्ता के गुलाम है, तो कहीं कहीं पुलिस तो आतंकवादियों, अलगाववादियों के खिलाफ ठीक से काम करती है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं कर रही है। बंगाल में मैंने कभी आतंकवादियों को पकड़ते नहीं देखा, केरल में मैंने कभी आतंकवादियों को पकड़ते नहीं देखा। भारत के और तमिलनाडु में आप बताइए कब आतंकवादी पकड़े गए? क्या कारण है? भाई इनका स्लीपर सेल तो पूरे देश में काम कर रहा है। आतंकवादी हर जिले में काम कर रहे हैं, जिहादी हर जिले में काम कर रहे हैं, धर्मांतरण हर जिले में हो रहा है, घुसपैठी हर जिले में है। फिर भी जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां तो ये सब कार्रवाई हो रही है, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है। तो पूरे देश की पुलिस तभी एक जैसा काम करेगी जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, ये 1861 का घटिया पुलिस एक्ट खत्म होगा, पुलिस चार्टर लागू होगा, पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी, पुलिस अकाउंटेबल होगी, पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा, पुलिस को निष्पक्ष बनाया जाएगा। मैं पहले भी कह चुका रहा हूं, भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक नहीं कम से कम 10 खतरे हैं, लेकिन हमारे और उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जिहाद, आतंकवाद, मजहबी उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि क्या क्या हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, UAPA है, लेकिन इसमें लिखा भी नहीं है कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, NSA बदलने के साथ साथ इसमें संशोधन करने के साथ साथ UAPA में संशोधन करें। आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, लव जिहाद, लैंड जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करें, जिससे कोई कन्फ्यूजन न हो, पुलिस आराम से इनके खिलाफ ही लगा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना घटिया कानूनों का मकड़जाल चल रहा है उसको खत्म करके एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाया जाए।
इसी बीएनएस में एक चैप्टर लव जिहाद के ऊपर हो, एक चैप्टर लैंड जिहाद के ऊपर हो, एक चैप्टर घुसपैठ के ऊपर हो, एक चैप्टर ड्रग स्मगलिंग के ऊपर हो, एक चैप्टर धर्मांतरण के ऊपर हो, एक चैप्टर जनसंख्या विस्फोट के ऊपर हो, एक चैप्टर आतंकवाद के ऊपर हो, एक चैप्टर अलगाववाद के ऊपर हो, एक चैप्टर माओवाद नक्सलवाद के ऊपर हो, एक चैप्टर जिहाद के ऊपर हो, तब जाके भारत सुरक्षित बनेगा। अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले हमें भी इसको, ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा, जो साक्ष्य अधिनियम इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आतंकवादी जो बम ब्लास्ट करके खुद मरने के लिए तैयार हैं, ये पुलिस के चार डंडा मारने से सच नहीं बताएंगे। जो आदमी खुद फटने के लिए तैयार है, खुद बम लगा के जलने के लिए, फटने के लिए तैयार है, उसको पुलिस अगर भूखा प्यासा रख देगी, चार डंडे मार देगी, तो पूरा सच नहीं बताने वाले। पूरा सच उगलवाने का तरीका यह है, कानून बदला जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी किया जाए, इसका सजीव प्रसारण किया जाए, पूरा दुनिया देखे, पूरा देश देखे इन आतंकवादियों के मन में क्या चल रहा था, इनको कौन बचा रहा था, इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, कौन कौन इनके पीछे लगा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, इसको तत्काल बदला जाए और आतंकवादियों, जिहादियों, माओवादियों, नक्सलियों, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, इन ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान किया जाए। भारत तभी बदलेगा जब कानून बदलेगा, जब सिस्टम बदलेगा, जब देश बदलेगा। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, जब तक साल भर के अंदर ऐसे लोगों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, जब तक समान धर्मस्थल संहिता नहीं लागू होगी, जब तक घर वापसी के लिए सरकार और समाज एक साथ नहीं आएगा, जब तक प्रत्येक मंदिर को हम घर वापसी का केंद्र नहीं बनाएंगे, तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता और आने वाले टाइम में खतरा और तेजी के साथ बढ़ेगा।